कि कोई एक बस है, बस पूरी सीटों सीट भरी हुई है, धकले भाई इन्हें नो छोड़ो इतो इतो धके धक सीट मत बैठो। अगली स्टेशन मत बस रुकी, एक मोटो आदमी चढ़ियो, वो उन्होंने जागियो कोई सीट खाली ही कोई, वो जागियो नहीं सो रहे हमें सो रो समझ गयो। सुन सुना निकल ले यहाँ से तू। हेलो गाइस, नमस्कार। चुनाव की सारी सरगर्मी को समाप्त करने के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी सेवा में। कहीं प्रधान बनाए, कहीं जिला प्रमुख बनाए, कहीं साल ओढ़ गया, कहीं रजाई ओढ़ गया, वोट दे के आ गए। फिर लोग कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग हो गई। हम कोई साल ओढ़ वोट दे से क्रॉस वोटिंग तो हुई, बिन थोड़ी दी है, मैं बटन खींच गए। जनता के साथ तो वही हुआ ना, जनता भोली है, जनता को बेवकूफ़ बना दिया। जनता ने भेजा कि फलाने को वोट देना है, जीत गया भाई, फलाने को दिया ही नहीं भाई, दूसरे वाले फलाने को दे के आ गया। तो ये जनता खेलने की चीज़ है। नेता अपन से नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेंगे? जब तक अपन जागेंगे नहीं ना, तब तक ये ऐसे ही खेलते रहेंगे। क्रॉस वोटिंग हुई, वोट उल्टा दे के आया और पता भी है कौन किसको दे के आया। वो जब जनता के बीच में है तो जनता को उसका हिसाब चुकता कर लेना चाहिए। अब जनता नहीं करती है तो जनता भोली है ना, करना चाहिए। अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की। अम्ल क्षार अवधारणा के बारे में पढ़ रहे थे। एक अवधारणा पढ़ी थी अपन ने, कौन सी? अपन ने पढ़ा था आर्यनीज की अवधारणा के बारे में कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उनको अम्ल कहते हैं, और जो ऐसे पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उनको क्षार कहते हैं। लेकिन कुछ अम्ल क्षार ऐसे आ गए जिनकी कॉन्सेप्ट को, जिनकी अवधारणा को समझा पाना आर्यनीज के लिए मुश्किल हो गया। उनको समझने के लिए अपन किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं? ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा। थॉमसन एम लोरी, जोहान्स ब्रोस्टेड इनके पूरे नाम थे। इन्होंने ये बताया कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं अम्ल होंगे, और वे सारे पदार्थ जो इन प्रोटोनों को जलीय विलयन में ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाएंगे। मतलब यदि कोई पदार्थ प्रोटॉन दाता है, दाता मतलब देने वाला, तो वो तो हो जाएगा अम्ल। और यदि कोई पदार्थ प्रोटॉन ग्राही है अर्थात लेने वाला, तो वो क्या हो जाएगा? क्षार। एक शब्द मिला अपन को यहाँ पे, प्रोटॉन। ये क्या भला है? ओळखाण है कहीं? प्रोटॉन कोई जान पहचान मिलूड़ा की देखी हुए की हुए कोई ओळखाण को पड़े? 10वीं क्लास में आ गए यार आप लोग, प्रोटॉन को नहीं जानते। ये प्रोटॉन किसी भी परमाणु के सबसे केंद्र वाले भाग में होता है। परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। यदि इसको मैं परमाणु मानता हूं तो इसके सबसे सेंटर पॉइंट पे प्रोटॉन होगा। लेकिन इस प्रोटॉन को यहां से निकाल पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर ये कैसे कह दिया इसने, जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल होगा, जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार होगा। ये नाभिक है ना, तो इसके बाहर की तरफ खींची गई ये लाइन किसी भी परमाणु के लिए क्या कहलाती है? कोश कहलाती है। इन कोश के अंदर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली बात ये है, यहाँ प्रोटॉन का मतलब है हाइड्रोजन प्लस आयन। इसको अपन प्रोटॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका भी ये भी रीजन बताते हैं आपको। हाइड्रोजन जो होता है ना, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ये इस दुनिया का सबसे सरल प्रकार का परमाणु है, सबसे सरल प्रकार का तत्व है। मतलब बिल्कुल मियाण जी, हावी सीधो हावी भोड़ो। भी यह हाइड्रोजन परमाणु किसी ऐसे परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है जो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो। इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब ये है कि वो किसी भी तत्व के साथ जुड़ जाए तो उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, अपनी तरफ खींच के रखते हैं। 9वीं क्लास में ही पढ़ा था आपने, जब भी कोई तत्व जुड़ता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार से उनके बीच बंध बनते हैं, है ना। तो ये हाइड्रोजन क्या है? मान लेते हैं अपन ये फ्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो ये जो फ्लोरीन है ना, ये जब हाइड्रोजन से जुड़ना होगा तब इसको क्या कहेगा? यार तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तू मेरे साथ आ जा, मैं एक इलेक्ट्रॉन मेरा तेरे को दे देता हूँ। उससे क्या होगा? उससे हाइड्रोजन के पास बाहर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यदि बाहर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाइड्रोजन स्थायी हो जाता है। तो हाइड्रोजन को भी ये बात ठीक लगती है। ये कहता है यार बात तो इसकी सही है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये फ्लोरीन इसको कहता ही है, फ्लोरीन ये कहता है कि मेरे पास बाहर वाले कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। और हाइड्रोजन को कहता है तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है ना। मैं ऐसा करता हूँ, इस 7 में से एक इलेक्ट्रॉन समझ ले तेरे को दे देता हूँ, और तू एक इलेक्ट्रॉन समझ ले मेरे को दे दे। मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, साझा करके एक बंध बना लेते हैं। जब ये इसको बंध बनाता है तो बेला फुसला के बुला लेता है, और हाइड्रोजन बेचारा मैंने का भोला आ जाता है। जैसे ही बंध बनता है फिर हाइड्रोजन कहता है अब नहीं मुझे तो जाना है, तो ये कहेंगे जा, मैं क्यों मना करूँ। वो कहे मेरे इलेक्ट्रॉन वो तो नहीं मिलेगा, तो बिना इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा। बेचारे को जोड़ते समय तो उल्लू बना के जोड़ लेते हैं, और निकालते समय इसको इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं है। ऐसे बदमाश प्रकृति के कुछ तत्व होते हैं, उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। बदमाश प्रकृति के जो तत्व हैं जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नज़र रखते हैं, यदि उनको याद करना हो तो फ़ोन करो। FON, F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन। यदि हाइड्रोजन इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है और फिर इनसे धंधा तोड़ के निकलता है तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, खाली हाथ निकलना पड़ेगा। जुड़ते समय तो कह देंगे क्या जी आप भेड़ो धंधो करा, एक इलेक्ट्रॉन तेरो, एक इलेक्ट्रॉन मेरो, के तेरो के मेरो, आप आराम हाथ हाथ रहा वो बापड़ो भोड़ो आई जी जाओ ना टाइम हुए कहेंगे हाँ इलेक्ट्रॉन तो कूदा नहीं, तो बिना इलेक्ट्रॉन जानो पड़ी, बेचारे को धक्का दे के निकाल देते हैं। तो ऐसे बदमाश कौन से होते हैं, फोन और साथ में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इन बदमाशों से जुड़ गया, इन बदमाशों ने इसको भगाया तो ये बिना इलेक्ट्रॉन के निकलेगा। अब बताओ इसमें क्या है, इसमें केवल एक प्रोटॉन है। अब आप इसको हाइड्रोजन कहो और भले प्रोटॉन कहो, बात तो एक ही है। ले दे के इसके पास है तो प्रोटॉन ही, बस इस प्रकार से भी पदार्थ में से बाहर निकलता है, यानी कि H+ के रूप में। तो आप इस H+ को क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या, प्रोटॉन निकलेगा, मतलब कौन निकलेगा, H+ का मतलब ये कि जो आर्हेनियस ने बताया था ना H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं। अम्ल तो यहाँ भी सेम ही होंगे लेकिन क्षार बदल जाएंगे। उसने कहा था क्षार OH- देते हैं, इसने कहा क्षार OH- नहीं देते। क्षार वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। सिंपल सा उदाहरण ये अमोनिया है, इसकी क्रिया जल से करवाते हैं। तो जल में से एक हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में निकल के किससे जुड़ता है, अमोनिया से। बनता क्या है, NH4 और OH-। अब यहाँ पे H+ आयन किसने दिया, हाइड्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ कितने हो गए, 4, तो दिन होगा अण। क्या किया इसने, H+ दिया मतलब ये क्या हो गया, अम्ल। इसने क्या किया, H+ लिया मतलब क्या हो गया, क्षार। साथ साथ इन्होंने एक बात और बता दी, इन्होंने ये बताई कि जो अम्ल होता है ना वो जैसे ही H+ देगा, H+ देते ही वो आगे एक क्षारीय पदार्थ का निर्माण कर देगा, और उस क्षार को, इस अम्ल का 6 युग्मी क्षार कहते हैं। 6 युग्मी का मतलब जोड़े के, भाई इसके टूटने से ये बना है ना, तो ये इसके जोड़े का, ये अम्ल था, ये क्षार है। अब ये क्षार क्यों है, इस पे आवेश कैसा, ऋणावेश। अब यदि इसको घूमते फिरते को कहीं H+ दिख जाए तो ये क्या करेगा, जुड़ेगा मतलब H+ को क्या करेगा, ग्रहण। और जो H+ ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। तो ये 6 युग्मी क्षार में बदल जाता है। इसने क्या किया, प्रोटॉन ग्रहण किया, ग्रहण करके ये बना दिया। तो ये क्षार था, ग्रहण करके ये बनाया, तो ये उस क्षार का 6 युग्मी अम्ल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा अम्ल, क्योंकि इस पे किस प्रकार का आवेश है, धनावेश। ये H+ देने की क्षमता रखता है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, क्षार का 6 युग्मी अम्ल। मतलब आप जब भी ब्रोस्टेन लोरी संकल्पना को पढ़ेंगे, वहाँ आप जिस पदार्थ को अम्ल मानेंगे उससे टूट के बनने वाले के आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, संयुग्मी क्षार लिखना है।
और जो क्षार है उसके जोड़े वाले के आगे क्या लिखना है, संयुग्मी अम्ल। इन्हें अम्ल क्षार युग्म के नाम से भी जाना जाता है। अपन बात करते हैं एक और उदाहरण की, जिसमें आप HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया किससे करवा दें, जल से। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल से क्रिया करेगा विघटित होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ। ये क्लोरीन तो बदमाश है, ये बदमाश के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये टूटने की बात है कि हाइड्रोजन क्या कहेगा, ले मेरे इलेक्ट्रॉन लाओ जो हो गए ना, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जानो है तो जा। बेचारे को धक्का दे के खाली हाथ निकाल देता है H+ के रूप। वो H+ अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण किससे क्रिया करेगा, H2O से क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+, साथ में क्या बन गया, Cl-। यहाँ पे प्रोटॉन अर्थात H+ किसने दिया, H+ दिया HCl ने। उसको ग्रहण किसने किया, H2O ने। तो जिसने ग्रहण किया वो तो हो गया क्षार, जिसने दिया वो हो गया अम्ल, ठीक है। यदि ये अम्ल है तो इसके जोड़े का सामने जो भी बनेगा क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार, होगा कि नहीं होगा। और जो क्षार है इसके जोड़े का जो भी बनेगा क्या कहलाएगा, वो संयुग्मी अम्ल। तो ये अपनी हो गई ब्रोस्टेन-लोरी संकल्पना। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, अम्ल क्षार की लुईस अवधारणा। अब लुईस अवधारणा की जरूरत क्यों पड़ी, बात हुई कि यदि कोई ऐसा अम्ल मिल जाए या ऐसा क्षार मिल जाए जिसमें प्रोटॉन उपस्थिति न हो, H+ का कोई योगदान ही नहीं हो, उसकी प्रकृति को कैसे समझें। तो अप्रोटिक अम्ल और क्षार जिनमें प्रोटॉन का या H+ का कोई योगदान नहीं होता, ऐसे बहुत से अम्लीय पदार्थ देखे गए जिनमें H+ होता ही नहीं है, वो भी अम्लीय है। लिटमस को है जो नीले को लाल करके छोड़ देते हैं, और विभिन्न अभिक्रियाओं से पता चला इसमें H+ का कोई रोल ही नहीं है। तो ऐसे पदार्थों के बारे में पूछा तो वहाँ ब्रोस्टेन-लोरी की लोरी रुक गई, है ना, वहाँ लोरी ज़्यादा चली नहीं। तो उसको समझाने के लिए एक नए वैज्ञानिक आए, लुईस। इन्होंने अपनी अवधारणा दी थी 1923 में। ये बताया दुनिया को कि मैं आपको अम्ल और क्षार की कोई एक नई परिभाषा बताता हूँ। इसने नई परिभाषा क्या बताई, इसने ये बताया कि ऐसे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, मतलब देने वाले, वो तो कहलाएंगे सारे के सारे क्षार। और ऐसे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं अर्थात क्या होते हैं, ग्राही, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ऐसा बताया, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन युग्म को समझना पड़ेगा। वैसे युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा इलेक्ट्रॉन का। समझना ये है कि ये जोड़ा किसके पास होता है और किसके पास है नहीं होता है। यदि इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो उसको अपन सीधा सीधा कह देंगे कि वो क्या होगा, क्षार। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है उसको अपन क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। यदि अपन बात करते हैं जल की, जब इसकी संरचना को देखा जाए तो इस ऑक्सीजन के एक परमाणु से हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े रहते हैं, 2। ये क्या बना हुआ है, बंद। बंद कैसे बनता पता है, मैंने कहा हाइड्रोजन अकेला है, इसके बाहर वाले कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। इस स्थिति में ये संतुष्ट नहीं है, ये इस खोज में घूमता फिरेगा कि कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की कोशिश में इधर उधर जुगाड़ लगाने के लिए घूमता फिरता है। वो फिर जो ऑक्सीजन की थी घसीट गए, तो ऑक्सीजन इसको कहेगा आ इधर, एक इलेक्ट्रॉन तेरे को मैं दे देता हूँ, एक तू मेरे को दे। मैं दोनों इलेक्ट्रॉन रखा हीर में, मतलब सजे। उन 2 इलेक्ट्रॉनों पे जितना हक तेरा होगा उतना का उतना मेरा भी होगा, मतलब तेरे ही गिणी जी रे, मेरे ही गिणी जी।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने फेंका, इधर भी एक फेंका। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ दोनों के बीच में, ये हाइड्रोजन के भी 2 गिने जाएंगे और ऑक्सीजन के भी कितने गिने जाएंगे? 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहले कोष में रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे कोष में रहते हैं। जब ये 2 हाइड्रोजनों से जुड़ता है तो 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, तो इसके बाहर वाले कोष में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। वो 4 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ दिखा देंगे। अब आप एक बात बताओ, जब 4 ये है, 2 ये 6, 2 ये कितने हो गए? 8। किसी भी परमाणु के बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही वो क्या हो जाता है? संतुष्ट, स्थायी हो जाता है। अब यहाँ ऑक्सीजन संतुष्ट और हाइड्रोजन परमाणु है वो 2 रखने की योग्यता रखता है, तो वो 2 से संतुष्ट, दोनों अपना अपना काम करके संतुष्ट हो गए। लेकिन इस ऑक्सीजन के पास इन 2 बंध बनाने के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन और पड़े हैं? 4, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ मौजूद हैं। यदि किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो यह ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन युग्मों को देने की क्षमता रखता है। इसका मतलब लुईस संकल्पना के अनुसार जल एक प्रकार का कैसा पदार्थ हो जाएगा? क्षार। लेकिन अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं जल कैसा है? उदासीन। जल कोई उदासीन नहीं है। अपने अभी पीछे पढ़ा था, वहाँ जल अम्ल था, अपने यहाँ पढ़ा, यहाँ जल क्षार है। ये कैसा जल है भाई? कभी तो क्षारन, कभी तो अम्ल। तो मैंने आपको पहले एक दिन बताया था कि कोई आदमी हेटो है या थकुड़ो इंग उठा को और पड़े, हल्ले थकुड़े कन जाए तो हेटो, हल्ले हेटे कन जाए तो थकुड़ो। भाई किसी से तुलना करें तभी तो पता चलता है ना। भाई जैसे मान लो हम हूँ ये करामा दूँ लड़ूँ तो हूँ हेटो, हूँ गोग जी लड़ जू तो गोग जी हेटा, हूँ तो थकुड़ो, है कि नहीं? यदि ये किसी अम्ल से क्रिया करता है तो क्षार की भांति व्यवहार कर सकता है, और किसी क्षार से क्रिया करेगा तो अम्ल की भांति व्यवहार कर सकता है। मतलब 2 हाथ हम 2 लाडू रखे, अम्ल हाथ जाए तो क्षार, क्षार हाथ जाए तो अम्ल। एक उदाहरण अपन और लेते हैं, जैसे मान लीजिए NH3 की बात करते हैं, अमोनिया कहते हैं इसको। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। नाइट्रोजन के बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 5, 2, 4, 5। 7 में से 2 तो पहले कोष में हो गए, 5 आ जाएंगे दूसरे कोष में। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने किससे जुड़ने के लिए दे दिए? हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए। एक ये दे दिया, हाइड्रोजन से जुड़ गया। एक ये दे दिया, हाइड्रोजन से जुड़ गया। एक ये दे दिया, हाइड्रोजन से जुड़ गया। ये 2 बच गए, उनको यहाँ लिख दो। इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म। इसके बाद है दे सकता है, तो लुईस के अनुसार क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। करेक्ट। एक उदाहरण अपन और लेते हैं जिससे आपको यह समझ में आएगा कि अम्ल किसे कहेंगे। यदि अपन बात करते हैं BF3, ये है बोरॉन, ये है फ्लोरीन। अर्थात यहाँ पे बोरॉन जो है वो कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है? 3 से। बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5 होता है, तो इसके बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1, 2, 3, क्योंकि 5 में से 2 तो पहले कोष में चले गए। कितने बचे? 3। ये है फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9 का मतलब इसके बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे 7 का मतलब कि यदि ये फ्लोरीन स्थायी होना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन कितने रखना चाहेगा? 8 रखने के लिए कितने चाहिए? 1। यदि ये घूमता घूमता कहीं इससे भिड़ जाए तो ये आपस में बात करेंगे, बात करके बोलेंगे कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, तुझे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत। हम 3 भाई एक साथ आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन तेरे को देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन तू अपन को दे, हमारा काम भी हो जाएगा और तेरा काम भी हो जाएगा। ये ऐसी संधि करके अपने अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, दे करके इस प्रकार से जुड़ जाते हैं।
अब आप एक बात बताओ, इस बोरोन के बाहर वाले कोष में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6। इसको स्थायी होने के लिए बाहर वाले कोष में कितने चाहिए? 8। जबकि यहाँ कितने हो रहे हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 2 की। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं, AlCl3। एल्यूमिनियम और क्लोरीन परमाणुओं के मिलने से एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 13। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 17। यदि 13 की बात करते हैं अपन, तो इस एल्यूमिनियम के 13 में से पहले कोष में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब एल्यूमिनियम के यदि बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन लिखें तो 1 2 3। जब भी ये बंद बनाते हैं, संरचना देखते हैं ना, तो यह बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों को ही लिखा जाता है, क्योंकि बंद बनाने में, लेन देन में बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन तो वही भाग लेते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को छेड़छाड़ नहीं किया जाता, वो जहाँ है वहीं बैठे रहते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17 का मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। अब यदि ये एल्यूमिनियम ये चाहे कि मैं स्थायी हो जाऊं, तो ये अपने बाहर वाले कोष में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? 8। क्लोरीन ये चाहे स्थायी हो जाऊं, तो ये भी कितना रखना चाहेगा? 8। जब ये 8 रखना चाहे तो अभी इसके पास कितने हैं? 7। मतलब ये ढूंढता फिरेगा कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं खुश। ये 2 तरीके से खुश होता है एल्यूमिनियम। एक तो इन तीनों को फ्री करके हो जाए, यदि इन तीनों को फ्री कर दे तो इसका बाहर वाला कोष ये हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएंगे, ये खुश हो जाएगा। लेकिन यदि फ्री करने से बात नहीं बनती है तो ये किसी से लेकर के भी 8 कर सकता है। मान लो ये क्लोरीन के 3 परमाणुओं से जुड़ता है, एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक क्लोरीन देगा, एक एल्यूमिनियम देगा, एक क्लोरीन देगा, एक एल्यूमिनियम देगा, तो ये 3 से ही जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर वाले कोष में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 से ज़्यादा तो है ही नहीं। अब इसके बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बंद बनाने के बाद? 2 4 6। कम कितने पड़ रहे हैं? 8 होने के लिए 2 और कम पड़ रहे हैं। अब ये सोचेगा कि यार मैं कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन और ले लूँ, तो और ले लूँ का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? ये ग्रहण करना चाहेगा, मतलब क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। किसके अनुसार? लुईस के अनुसार। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात ये है कि कोई इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दे तो क्षार है, ले तो अम्ल है। अब यदि अपन यहां पे ये लिखते जाएं, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, कोई भी हो, आयरन +3, कॉपर +2, सब में प्लस 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 आवेश है। प्लस 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 आवेश का मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तब इन पे प्लस 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 है। लेकिन अब की क्या स्थिति है? अब की ये स्थिति है कि यदि ये सेटिस्फाइड होना चाहे, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेंगे, तो क्या कहलाएंगे? अम्ल। और माइनस वाले सारे O-2, F-, Cl-, Br-, जितने भी आएंगे आगे, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस होने का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। अधिक है मतलब ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, धनवान है, इलेक्ट्रॉन फेंक सके। यदि इलेक्ट्रॉन फेंक सके मतलब क्या है? दाता है। दाता का मतलब क्या होता है? नहीं सुना आपने? अरे बिंगी तो बात ही बहुत बड़ा दातार है। दातार को मतलब मना करता ही नहीं है किसी को, वही तो दातार होता है जो देता रहता है, तो ये दातार है। ये वाले सारे दातार है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहला सकते हैं? क्षार। किसके अनुसार? लुईस के अनुसार। अब अपन एक अभिक्रिया के द्वारा इनको समझने की कोशिश करते हैं। यदि NH3 की क्रिया BF3 से करवाएं
तो अपन ने अभी देखा था इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा रहता है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या रहती है, कमी। जब भी ये जुड़ेंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे देगा, इसको पूरा युग्म ही दे देगा सीधा ही, क्योंकि ये क्या है, दातार है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कमाउड़ी पार्टी भाई है ना, हाँ हेरो अमराल जी है कंद है कि नहीं तो अड्डी की कोई दे तो जफीड़ लूँ है नहीं, तो ये इसको देगा, ये देते ही ये इसको ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, BF3 एक तीर का निशान यूं और यहाँ NH3, इस तीर के निशान का मतलब है उप सहसंयोजक बंध। इस बंध का मतलब ये तीर का निशान ये दिखा रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन युग्म लिया है, दिया है और इसने उसको लिया है। जिस तरफ तीर जाएगा ना, ऐसे इधर से लेके इधर गए हुए पक देगा ना, अपन गा कुंद की उड़ी है, आदमी कुंद की उड़ू है, अच्छा वो तो उन की उड़ू है। ये है आम जिंदगी। किसी को उल्लू बनाना हो तो ऐसे चलो, आप तो इधर चले गए, अब ढूंढने वाला तो कहेगा ये तो इधर गया हुआ है, वो ढूंढता हुआ जाएगा इधर, अपन तो चले गए इधर। ये है मेंटोस जिंदगी, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। तो ये आपकी हो गई लुईस कॉन्सेप्ट पूरा। तो अगला टॉपिक है अपना अम्ल क्षार के सामान्य गुण। इसमें अपन पढ़ेंगे कि यदि अम्ल और क्षारों की क्रिया अपन भिन्न भिन्न पदार्थों के साथ करवाते हैं तो अभिक्रिया होने के बाद किस किस प्रकार के पदार्थ निर्मित होंगे, उनकी अपन अध्ययन करेंगे। तो गुणों में एक तो अपन पढ़ ही चुके हैं, सबसे पहला तो कि भाई यदि अम्ल और क्षारों की अपन बात करते हैं तो जो अम्ल है वो लिटमस पेपर के साथ अलग क्रिया करते हैं, क्षार अलग करते हैं। मतलब एक गुण अपन पढ़ चुके हैं, लिटमस के साथ क्रिया। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, क्षार जो होते हैं वो लाल को नीले में। तो सामान्य गुणों में अपन पहला ही पढ़ रहे हैं अम्ल की धातु से अभिक्रिया। जब भी आप अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्ल हमेशा किस फॉर्म में लेंगे, तनु के रूप में। तनु अम्ल की क्रिया धातु से करवाएंगे तो धातु लवण, जो भी धातु लेंगे एक तो उसका लवण बन जाएगा, एक उसमें से कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल तनु HCl की क्रिया अपन किसी भी धातु के साथ जैसे सोडियम के साथ करवा देते हैं, तो जैसे ही सोडियम की इसके साथ अभिक्रिया होगी तो ये सोडियम इस अम्ल की तरफ देखेगा, अम्ल की तरफ देखते ही हाइड्रोजन को बोलेगा सुन, ये कहेगा सुना, ये कहेगा निकल ले यहाँ से तू, ये पूछेगा कहाँ जाऊँ, निकल के यहाँ से मैं, ओके कर्म बूढ़े तेरा तिन्हा गुरला के बिज्जा मिन कोई मतलब नहीं है, हूँ तो नहीं तू निकालो। मतलब ये कि जैसे अम्ल की क्रिया होगी तो ये इसको देखेगा, खुश होगा, हाथ पकड़ के रवन कर देगा, खुद यहाँ आके बैठ जाएगा और ये बना लेगा। लवणी है सोडियम क्लोराइड। जब ये यहाँ से निकलेगा, अब ये H+ के रूप में नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जब सोडियम इसके साथ आके जुड़ेगा ना क्लोरीन के पास, तो ये क्लोरीन जब ये इसको तोड़ेगा तो इसको एक बार तो ये सोचेगा कि ये कहेगा यार इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन झपेट देता हूँ, तब ये इसको बोलेगा क्या इलेक्ट्रॉन रो रहा है यार, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, जितने देर को चाहिए उतने ले, तो दे दे बेचारे गरीब को। तो ये दया दिखा देता है, ये कहता है यार ले जा तेरा ले जा, नहीं चाहिए मेरे को, गरीब आदमी का इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। तो ये इस धनवान आदमी से लेगा, गरीब आदमी से नहीं लेगा। तो ये भी, वरना तो निराश होकर निकलता, अब थोड़ा खुशी खुशी निकलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही HCl यानी एक ही सोडियम से क्रिया करेगा। HCl तो बहुत सारे होंगे, मोलों में होते हैं ये तो, है ना, बहुत सारे होंगे। तो एक के टूटने से एक हाइड्रोजन निकला, दो के टूटने से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, दोनों आपस में जुड़ेंगे और H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी।
अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये हमेशा यहाँ जो भी धातु आएगी ना वो इस अम्ल के इस वाले भाग को हटाएगी, फिक्स कन्फर्म हटाएगी। लेकिन कब हटाएगी इसका भी एक तरीका है, एक शर्त है कि ये वाली धातु इसको हटाए तो ये इससे क्रियाशील होनी चाहिए, इसकी क्रियाशीलता इससे अधिक हो ये तभी हटेगा। मतलब ये कि कोई एक बस है, बस पूरी सीटों सीट भरी हुई है, ने छोरो बैठो धकले भाई ने छोरो ही तो धके धक सीट मत बैठो, अगली स्टेशन मत बस रुकी, एक मोटो आदमी चढ़ियो, वो उन्होंने झाकियो कोई सीट खाली ही कोई, वो क्या करेगा, उस बच्चे को कर देगा खड़ा और उसकी जगह खुद जम जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत ज़्यादा है, बच्चे की ताकत तो बेचारे की कम है। मतलब ये इससे ज़्यादा ताकतवर होना ही चाहिए तभी ये इसको यहाँ से हटा पाएगा। बस पूरी बरूडी, कोई छोटो छोरो नहीं, अगली स्टेशन बस रुकी, एक ने टाबर में चढ़ गयो, अम्बू भी मोट उड़ा हम जाके वो सीट खाली करी, वो मरी को करे नहीं, वो कर ही नहीं सकता। मतलब यहाँ कोई छोटा बच्चा आ जाए यहाँ बड़े को थोड़ी हटा पाएगा, हटा ही नहीं पाएगा। तो छोटा बड़ा का मतलब यहाँ पे ये है कि ये अधिक क्रियाशील होना चाहिए और ये कम क्रियाशील होना चाहिए। अब कौन अधिक क्रियाशील और कौन कम क्रियाशील, मैं यहाँ एक लाइन में लिख देता हूँ कि ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। तो अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ ये बैठा होगा, यहाँ ये बैठा होगा तो ये इसको हटा पाएगा, वरना ये नहीं हटा पाएगा। पोटेशियम, जितने भी तत्व आज तक खोजे गए उनमें सबसे ज़्यादा ये क्रियाशील है, मतलब ये सब कोई हटाएगा। यहाँ कोई भी बैठा हुआ उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये सबका दादा है। ये यहाँ हो गया मतलब यहाँ वाले को हाथ पकड़ के फेंक देगा, चल गेट आउट, अपन बैठेगा इधर, अपन बैठ के ये बनाएगा, ये कौन वो होगा। तो इसके बाद नंबर 2 पे आता है सोडियम। अब यदि ऐसा हो जाए कि यहाँ पोटेशियम हो और यहाँ सोडियम हो फिर नहीं हटेगा, वो जाके भले दौड़ो भले फिर वो गई, कोई मतलब नहीं है, खोटी है वो रस्तो नाप और होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ तत्वों को मैंने इनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखा है। जो तत्व ऊपर है वो ज़्यादा क्रियाशील है, जैसे जैसे तत्व नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम। अब है ना यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कौन कौन से पदार्थ आएंगे तब तक हाइड्रोजन हटेगा। पोटेशियम आएगा, ये चप्पल हाथ में लेके भागेगा, हटेगा नहीं, भाग जाएगा, दौड़ जाएगा, उसको देखते ही भाग जाएगा। सोडियम आएगा, भागेगा, कैल्शियम से भागेगा, मैग्नीशियम से भागेगा, एल्यूमिनियम से भागेगा, जिंक से भी भागेगा। लेकिन यदि यहाँ कॉपर आ गया फिर नहीं भागेगा। मतलब ये कि कॉपर की अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं होगी। मतलब ये धातु है सारी, ये धातु यहाँ तक तो क्रिया करेगी, जिंक तक, ठीक है, इससे नीचे की धातु क्रिया नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। यदि कम क्रियाशील है तो ये यहाँ से हाइड्रोजन इनसे हटेगा ही नहीं। तो यदि अम्लों के साथ किसकी क्रिया करवाए अपन, धातु की, तो कौन कौन सी धातु है, कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, सिल्वर मतलब चांदी, और मतलब सोना, एक और भी होता है नीचे प्लेटिनम, जो सबसे ही कम क्रियाशील है, सबसे महंगा भी है। देखा होगा ना आपने, गहने हमेशा इन्हीं के बने होते हैं, कॉपर के गहने नहीं होते। कॉपर तो फिर भी क्रियाशील है, ऑक्सीजन वगैरह से क्रिया करता है, ठीक है, ये क्रिया नहीं करते इसलिए इनके गहने बनते हैं। अब मान लो कोई लोहे का गहनों पेरे, लोहे का लूंग गड़ाउड़ू कान का दुड़ू, अंदर तो नमी वगैरह जमेगी ना, अंदर तो क्रिया करेगा कि अगर कान तो हट जी, इसीलिए इनके गहने नहीं बनाते अपन। एल्यूमिनियम से, फिर लोहे से, टिन है, लेड है, उनके गहने नहीं बना सकते क्योंकि वो ज़्यादा क्रियाशील है। लोहा तो पानी के संपर्क में जंग खा जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, H2SO4, किसे करवा दो, जिंक से करवा दो, ठीक है। अब जिंक तो हाइड्रोजन को हटाएगी, क्या बन जाएगा, ZnSO4, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है, पता कैसे चले, आप उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाओ, पट पट, उस प्रकार से यदि वो निकलने वाली गैस जलती है पट पट की ध्वनि के साथ, तो समझ लो वो हाइड्रोजन गैस है।
ये हो गई हम लोग की धातुओं के साथ क्रिया। देखते हैं यदि क्षार की धातुओं के साथ क्रिया करवाए तो किस प्रकार से होगी। तो ये धातु है, यहाँ क्षार ले लो। क्षार की धातु के साथ क्रिया करवाते हैं तो सारे क्षार धातुओं से क्रिया नहीं करते। एक या दो ही उदाहरण है जो धातुएं क्षारों से क्रिया करती है। कुछ ही धातु जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये भी बहुत अच्छे क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनसे ही क्रिया करती है। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, उनके साथ कोई क्रिया ही नहीं करती। तो बहुत अच्छा क्षार होना चाहिए। और सबसे अच्छा क्षार कौन सा होता है? NaOH। इसकी क्रिया यदि अपन धातु से करवाते हैं जिंक से तो सेम जो क्रिया हुई थी वही होगी, लेकिन यहाँ जो धातु लवण बनेगा ना वो पहले वाले धातु लवण से थोड़ा अलग होगा। तो यही कि ये जिंक हटाएगा तो इसको ही, जैसे ही क्षार को देखेगा ये देखते इस पर गुस्सा करेगा, तू यहाँ क्या कर रहा है, निकल यहाँ से, ये इसको भगा देगा। ये बेचारा मैंने कहा ना मेरी तरह बड़ा सीधा साधा होता है, निकल जाता है। ये ज़्यादा क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, तो फालतू में थप्पड़ खाने के मतलब वो इंदे कहे चुपचाप आपके थैली ले रहे हो नीचे, निकल गयो। बचा है क्या? Na और O, इसके साथ और क्या जुड़ जाएगा? जिंक। तो NaZnO ये चीज़ बचेगी। अब इसको क्या करना है? संतुलित करने की कोशिश करनी है। जिंक की संयुक्त होती है +2, सोडियम की होती है +1, तो यार टोटल प्लस की कितनी हो गई? 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, +3 -2, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि आप ये कर दें कि यहाँ -4 हो जाए, यहाँ +4 हो जाए तो बराबर हो जाएगी। +4 कैसे हो सकती है? यहाँ +2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर दो, मतलब सोडियम के 2 परमाणु ले लो, तो +2 और +2 टोटल प्लस की कितनी हो गई? 4। यहाँ -2 है तो ऑक्सीजन के 2 ले लो, क्या बन गया? Na2ZnO2। नाम होगा इसका सोडियम जिंकेट। तो ये हो गई क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। यहाँ भी लवण ही बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। बाकी को और कुछ है अभिक्रियाएं, उनको अपन नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अपन एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे से आगे शेयर करते रहिए।